साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। अब नया पेच ये सामने आया है कि संभल में जो हिंसा हुई उसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई का एंगल भी संभव है। यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं एफआईआर की कॉपी के मुताबिक एसपी विधायक का बेटा जुमे के दिन भड़काऊ बयानबाजी में शामिल था और इसके बाद ही पुलिस के साथ झड़प शुरू हुई। पथराव और हथियार लूटने की कोशिश हुई। संभल हिंसा में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि क्या तुर्क वर्सेस पठान की जंग में झुलसा संभल और तुर्क वर्सेस पठान में क्या था संभल का प्लान? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। तुर्क वर्सेस पठान की जंग में झुलसा संभल। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण था वर्चस्व का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। तुर्क बनाम पठान की खींचातानी में ये इतनी बड़ी हिंसा हुई। बीजेपी नेता का सवाल, संभल में वर्चस्व पर बवाल। यहाँ पे 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। अखिलेश बोले, हमें रोककर क्या छिपा रहे? क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ब्रजेश पाठक का पलटवार, एसपी माफिया पार्टी। उत्तर प्रदेश गुंडे माफियाओं का स्टेट कहा जाता था, और कौन है उनके प्रोमोटर्स गुंडे माफियाओं के? मैं अपने प्रबुद्धजनों से कहना चाहता हूं, पत्रकार मित्र के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप रिसर्च करिए, प्रोफाइल पर जाइए। समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। तुर्क वर्सेस पठान, क्या था संभल का प्लान? और वक्त महाबहस के सवालों का एक एक करके वो तमाम सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल ये कि तुर्क वर्सेस पठान की जंग में झुलसा संभल। अब तुर्क वर्सेस पठान का एक नया एंगल संभल में हुए बवाल के बीच सामने आ रहा है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, जिसका जिक्र यूपी पुलिस की एफआईआर में भी है। बीजेपी नेता का सवाल, संभल में वर्चस्व पर बवाल। यूपी पुलिस की एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि वहां पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही थी। बहुत सी अफवाहें भी फैलाई गई और जिनको गोली लगने की बात है उसे लेकर भी कई खुलासे हुए। और सवाल यह भी कि तुर्क वर्सेस पठान, क्या था संभल का प्लान? क्या वहां जो कुछ भी हुआ वो सोची समझी साजिश थी? और अगर साजिश थी तो ये किसकी साजिश थी? चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन आचार्य शैलेश तिवारी है, हिंदू धर्मगुरु फजील अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग जी आप ही से कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस की एफआईआर से कई खुलासे हुए। गोली लगने की बात थी तो यह कहा गया कि जो 2 लड़के थे उनको तो वो गोली लगी है जिस राइफल का इस्तेमाल यूपी पुलिस करती भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तुर्क वर्सेस पठान के वर्चस्व की लड़ाई का एंगल भी सामने आ रहा है कि वहां जो बवाल शुरू हुआ उसकी मूल वजह यही वर्चस्व की लड़ाई थी। देखिए, मुझे इतना पता है कि वहां के जो सांसद हैं उनका नाम तुर्क नहीं है, हम तो उनको जानते हैं, उनका नाम वर्क है, तो इसीलिए हम कहते हैं तुर्क तो नहीं, वर्क साहब तो हैं वहाँ के सांसद। दूसरी बात, सवाल यह है कि आपने कहा कि 315 बोर की गोली से 2 युवकों की मौत हुई, तो दूसरे 2 युवकों की मौत किस गोली से हुई उसका भी खुलासा होना चाहिए। फिर 315 का बोर वहाँ कैसे आ गया, किसके पास आ गया? जब वहाँ सर्वे हो रहा था तो एरिया को सैनिटाइज क्यों नहीं किया? जब सर्वे होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है, एरिया पूरा सैनिटाइज करना चाहिए, बैरिकेटिंग कर देने चाहिए, पंदा भी वहाँ पे पर ना मार पाता, ऐसा होता है ना। आपका ड्रोन कैमरा क्या कर रहा था? इतने लोग झट से तो पैदा हो नहीं गए, हजारों लोग आ गए इतना पत्थर लेके, और इतने सारे पत्थर एक बार में एक साथ कैसे आ गए? तो कहीं ना कहीं इनका एलआई सिस्टम, कहीं ना कहीं इनका खुफिया विभाग, कहीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पुलिस की फेल हुई है, ये तो मानना पड़ेगा।
ये तो इनके अंदर भी चर्चा हो रही होगी, पुलिस विभाग में भी इस बात की चर्चा हो रही होगी कि भाई कैसे इतने लोग पहुंच गए वहां पे, क्यों नहीं सैनिटाइज किया, कौन है जो इसके पीछे है, कौन है जो इसको मैंने हम कहते हैं आपने वहां पर सर्वे के दौरान पुलिस की और सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अभी तक यह हो रहा था कि वो जो गोलियां लगी हैं उसमें यूपी पुलिस का हाथ है, बच्चों को मार दिया, लड़कों को मार दिया, लेकिन अब यह सामने आया है कि ये राइफल का इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है। तो अब आप कह रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा का सवाल उठ रहा है कि भाई वहां क्यों नहीं थी प्रॉपर सुरक्षा, एलआईयू क्या कर रही थी। बिल्कुल वाजिब बात है। जवाब राकेश त्रिपाठी जी देंगे। राकेश जी, सुरक्षा की व्यवस्था पर देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत पुराना मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, अपराधियों ने अपराध किया है और दोष ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों का है। अरे उन अपराधियों के लिए भी तो एक बार मुंह खोलिए ना अनुराग भदौरिया। जो आपके भाई बंधु है ना, रिश्तेदार है ना आपके, जो शफीकुर रहमान बर्क के भड़काने से और उकसाने से वहां पहुंचे थे, पत्थर लेकर के न्याय करने के लिए, आग की मसाले लेकर के वहां जलाने पहुंचे थे, उनके लिए भी एक बार मुंह खोलिए ना। कहिए ना उनके ऊपर राष्ट्र का तामील होनी चाहिए, कहिए ना उनके घर को कुर्क करके ये सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान किया है उसकी वसूली होनी चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ बोलते समय तो आपके जम जाएगी। तो क्या आपके रिश्तेदार जो ठहरे, आपके खालू के बच्चे जो ठहरे ना, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है उनके बारे में बोलते समय। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्परता के साथ बचाव न किया होता ना तो पूरा संभल न पाता। आज पूरा संभल दंगों की आग में जल रहा होता, कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई होती, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज जल रहा होता। ठीक वैसे ही जैसे मुजफ्फरनगर में चल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं लिखा हुआ क्या पढ़ रहे हो? बहुत धैर्य और संयम का यहाँ पर नहीं। मेरा सवाल ये भी है कि तुर्क वर्सेस पठान के वर्चस्व की लड़ाई की बात जो सामने आ रही है, राकेश त्रिपाठी जी और अनुराग भदौरिया जी आपसे, क्योंकि बीजेपी नेता ने भी बयान दिया और यूपी पुलिस की एफआईआर में भी मेंशन है कि वहां पर आपसी वर्चस्व को लेकर जो थी वो गहमा गहमी शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद देखते ही देखते बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई। ये फैला दिया गया कि वजू खाने का पानी निकालकर उसका सर्वे होगा, मस्जिद के अंदर बहुत तरह की बातें हो गई। तो ये जो गोलीबारी की नौबत आई है आपसी वर्चस्व में आई, तुर्कों और पठानों के बीच में। अनुराग जी, नहीं, ये फैक्ट्स है, ये सच है ना। देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आप बार-बार कह रहे हैं, हो जाएगा अभी। ये तुर्क और पठान नहीं देख पाएंगे। हिंदुओं में कह दीजिए तो ब्राह्मण ठाकुर अभी तुरंत देखेंगे, ये तुरंत बताएंगे कौन पिछड़ा है, कौन है। लेकिन आप कह रहे हो तुर्क हैं तो आपकी बात मान लें। अगर वहां इस तरह का झगड़ा भी था तो पुलिस को क्यों नहीं पता चला? उसका एलआईयू डिपार्टमेंट क्यों नहीं जागा? क्यों नहीं खुफिया विभाग को पता चल पाए कि इस टाइप का झगड़ा भी है? तो सवाल यह है कि जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की तो होगी ना। अगर कोई भी झगड़ा हो, किसी तरह का झगड़ा हो, आपसी रंजिश भी हो, तब भी जिम्मेदारी उनकी होती। इसीलिए तो पुलिस विभाग में इतने डिपार्टमेंट क्यों है? एलआईयू क्यों है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्यों है? आईबी डिपार्टमेंट क्यों है? थाना क्यों होता है? थाने के ऊपर एसएचओ होता है, फिर चौकी इंचार्ज होता है, सीओ होता है, एसपी होता है, एसएसपी होता है, डीएम होता है। इतना पूरा जो तंत्र होता है क्यों होता है? इसलिए होता है ना कि नीचे कोई अगर बात हो रही हो तो पता चल जाए। तो ये तंत्र क्यों है? फिर इस तंत्र का अगर ये तंत्र नहीं पता लगा पा रहा है, राकेश त्रिपाठी जी, झगड़ा है, विपक्षी पार्टियों का ये भी आरोप है कि कोर्ट से आदेश होने के महज 2 घंटे के भीतर वहां पर सर्वे टीम पहुंच गई। क्यों? ऐसे बहुत से आदेश हैं जो कोर्ट ने दिए हुए हैं जिनका सोच समझ के पालन होता है और किसी आदेश पे 2 घंटे के भीतर दल बल पहुंच जाता है। देखिए आस्था जी, 2-3 बातें मैं कहूंगा। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 2011 को देश में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। अनुराग भदौरिया की थ्योरी को मान लें तो कसाब का दोष नहीं था हमला करने में, दोष तुकाराम ओंबले का था जिसने अपनी शहादत दे दी कसाब को पकड़ते पकड़ते। तो क्यों आखिरकार कसाब धरती पर आ कैसे गया? कसाब ने गोली चला कैसे दी? क्यों पुलिस वाले नहीं रोक पाए? ये तुकाराम ओंबले को दोषी अरे यहाँ कसाब कहां से आ गया? जिन्होंने अपनी जान पर खेल बात हो रही है इंटरनल सिक्योरिटी की, ये उनको दोषी ठहराने का एक्सटर्नल सिक्योरिटी में चले गए। आती है, बेच खाई है समाजवादी पार्टी के लोगों ने। इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इनका इस तरह से हो जाना लाजमी है। लेकिन आपने जो आस्था जी सवाल पूछा ना, ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि हाँ गए थे, कंधार छोड़ने गए थे, मुझे याद है। आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेने वाले लोग, आतंकियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा लेते हैं। इनको बड़ी पीड़ा हो जा रही है कि कैसे सर्वे का आदेश हो गया। अरे भाई, सर्वे का ही आदेश हुआ था। सर्वे का आदेश कब्जे का सर्वे पर बात कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। वो सर्वे पर जवाब दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। क्यों डरने लगे? बोलने दीजिए। से क्यों डर रहे हैं? आखिरकार क्या है जिसको छुपा रहे हैं? क्यों निर्भीक विवेचन नहीं होने देना चाहते? क्यों सामने नहीं आने देना चाहते सच्चाई? जिम्मेदारी से मत भागिए। ये सिर्फ खाली यहाँ नफरत की बात करके जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जिम्मेदारी तो तय होगी ही होगी।
जिम्मेदारी तय होनी भी चाहिए, बिल्कुल अगर होनी यही चाहिए घटना और अगर असल कारण भी समाजवादी सामने आना पार्टी चाहिए। सरकार अब में होती- देखिए एक वहां सेकंड, पर क्या हालात है एक पूरे सेकंड, शहर एक सेकंड, ज्यादा नहीं, उठा एक के भीड़ सेकंड, पत्थर एक फेंक रही सेकंड, है। आज तक कुछ एक सेकंड नकाब ज्यादा पोश है नहीं जिनका हुआ। जिक्र यूपी एक पुलिस की सेकंड, एक एफआईआर है सेकंड, कि चेहरे को ढककर नकाब आस्था जी। पहनकर लोग वहां पर पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। पुलिस पर भी आस्था पत्थर जी। मार रहे हैं, एक दूसरे पर भी पत्थर आस्था मार जी। रहे हैं। तो ये तो स्टैब्लिश हो रहा है ना कि वहां कुछ आस्था जी, गुट 2 थे सेकंड। जिनके बीच में किसी बात को लेकर टसल हुई और वर्चस्व के चलते वो एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। 2 सेकंड, हाँ 2 सेकंड, बोलिए 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 2 सेकंड बोलिए, फिर प्रियंका गुप्ता जी। हाँ। वही जानना चाहता हूं, जो नकाबपोश थे, जो पत्थर चला रहे थे, कोई उनको बचाना नहीं चाहता है। जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वहां पत्थर कैसे आ गए, वहां बंदूक कैसे 315 पहुंच गई, वहां गोलियां कैसे चल गई, वहां मौत 4 पत्थर कैसे आ गए, ये कोई नया सवाल नहीं है अनुराग जी। पूर्व में भी पुलिस पर मस्जिदों के अंदर से पत्थर चले हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। हाँ, ये सवाल है जो आप कह रहे हैं कि भाई नकाबपोश कौन थे और कैसे आ गए, उनकी मंशा क्या थी, पता लगना चाहिए। मस्जिदों से चला क्या? हाँ। पत्थर मस्जिद से चला है क्या? आस्था जी झूठ मत बोलिए। नहीं, सुनिए, यहाँ नहीं, मैं पूर्व की घटनाओं की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ना कि पत्थर कहां से आ गए, तो लाई तो यूपी पुलिस भी जेबों में भर के नहीं होगी। क्या पूर्व में मस्जिद के अंदर से पुलिस पर पत्थर नहीं चले क्या? इतने आंदोलन हुए हैं। आप संदर्भ को सही से समझिए, इधर उधर मत ले जाइए बात। ये जो पत्थर पड़े हैं वो यूपी पुलिस भी जेबों में भर के नहीं लाई होगी ना। आप नकाबपोश पर सवाल उठा रहे थे, उठाइए। हाँ, नकाबपोश पर उठा रहे थे, उठाइए। कैमरा क्या कर रहा था? ड्रोन पत्थर कहां से आए उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? पता चलना चाहिए था ना। नहीं, मैं कह रहा हूं ड्रोन कैमरा क्या कर रहा था, पत्थर कैसे आ गए, यही तो मैं जानना चाहता हूं। क्यों आने दिए पत्थर? राकेश त्रिपाठी जी, उसके बाद प्रियंका गुप्ता पता ही नहीं चला, इतना सेंसिटिव मामला है वहां पे। राकेश जी, उसके बाद प्रियंका जी। आपको वहां सैनिटाइज नहीं चलिए, करना फिलहाल चाहिए? राकेश जी को ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं उनके पास लेकर चलूंगी ये सवाल। लेकिन प्रियंका जी, जब संभल की पूरी घटना सामने आई, सारा विपक्ष एक तरफ लामबंद हो गया और पुलिस और सरकार को घेरा जा रहा था। आप लोगों ने तो सीधे तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि इसमें सरकार की गलती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूपी पुलिस की एफआईआर से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, लेकिन कई एंगल सामने आ रहे हैं। तुर्क वर्सेस पठान, वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आ रहा है। कुछ नकाबपोश फुटेज में दिख रहे हैं जो एक दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं, उनकी टसल साफ दिखाई दे रही है। और बहुत से लोग हैं जिन पर एफआईआर हुई है, बहुत सारे पॉलिटिकल बयान हैं जिनको भड़काने की वजह माना जा रहा है। अफवाहें तक फैलाई गई कि वजू खाने का पानी निकाल दिया गया है और सर्वे टीम वहां पर सर्वे करेगी। ठीक है आस्था जी, तुर्क यूरेशिया का एक देश है। अगर ये तुर्की वहां से आए हैं तो वो बताइए, अगर ये तुर्की यही हिंदुस्तान के हैं तो ये बताइए। बेमतलब ये क्या तुर्क और वर्सेस पठान चला रहे हैं, मतलब नॉनसेंस बातें। आप क्या इंपोर्ट करके लाए हैं तुर्कियों को यहाँ से, वहां से? अरे भाई, ये सब चीजें आप ये बताइए। मैं तो सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, जो याचिका करता था उसको नहीं, मंदिर बाहर से तो आए हैं, ये तो सच है। नहीं, इस्लाम तो बाहर से ही आया ना हिंदुस्तान में। नहीं, ये तुर्की कहाँ से आया जो तुर्क वर्सेस पठान चल रहा है? ये तुर्की कहाँ से आया? यूरेशिया से आया? बाहर से आए हैं, इस्लाम भाई बाहर से आया। तो आपको इस्लाम भी बाहर से आया है, ये तो सच है ना। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर नहीं, ये तो सच है भाई, फैक्ट्स हैं। आप फैक्ट्स नहीं, आप क्या फैक्ट्स को स्वीकार नहीं करेंगे क्या? अरे ये फैक्ट्स स्वीकार नहीं करेंगे क्या? प्रियंका जी, गुस्सा मत करिए, अपनी बात रखिए पूरी। गुस्सा मत करिए, अपनी बात करिए पूरी। अरे भाई, क्या बातें कर रहे हैं? ये बाहर से आए, ये बाहर से आए तो ये रोकना किसका काम है? यहाँ पर आकर उत्पाद मचाएंगे, ये सरकार आपकी है। बाहर से तो सोनिया जी भी आई थी, बाहर से सोनिया जी भी आई थी, ये भी सच है। राकेश त्रिपाठी जी, इस तरफ मत जाइए, सच स्वीकार किया करिए। नहीं, बाहर से आई, क्या कहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं आप? प्रियंका जी, आप हैरान मत होइए, आप हैरान मत होइए। एक गुट के अंदर कई तरह के वर्ग हो सकते हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, पसमानदा, तुर्क, ये हो सकते हैं। नहीं, अपने समय पर और आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती है, किसी भी वर्ग में हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। और ये एक संभावना है, ये एक संभावना है जिससे इन्वेस्टिगेशन का एंगल बदल सकता है। इनका ना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे मुसलमानों के भीतर जाति पूछ ली गई है। ये प्रियंका जी को रोज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका नैरेटिव तो हिंदुओं के भीतर जाति पूछने का है। राहुल गांधी रोज पूछते, पत्रकारों से पूछते, तुम्हारी जाति बताओ तुम्हारी क्या है। राकेश त्रिपाठी देखिए, एकदम ईरानी लग रहे हैं, ईरानी। ईरान से डीएनए मिलता है। मैं तो हैरान हूं फजील अहमद जी, आपने यहाँ बुद्धिज्म का जिक्र क्यों नहीं किया? अब नहीं तो एक पैराग्राफ बाद आप जरूर करेंगे। अभी करेंगे, अभी करेंगे। मुझे मालूम है ना आपका पैटर्न, मुझे मालूम है। सवाल आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, कोर्ट अगर किसी को दोषी भी करार दे दे तब भी आप यही करेंगे। अभी बुद्धिज्म करेंगे, अभी दोपहर में करके आए हैं, अभी फिर पहले आप कहेंगे कि टारगेटेड हेट है, फिर आप बता देंगे कि कोई बाहर से नहीं आया, और फिर कह देंगे कि यहाँ पर सनातन नहीं है, यहाँ पर तो बुद्धिज्म है। तो बता देते हैं,
सोमनाथ मंदिर में 3 बार एसआई सर्वे हो वो गया। सब छोड़ दीजिए, और संभल पर आ जाइए, सुनिए ना। संभल पर आ जाइए। 91 अभी वर्षित- सोमनाथ अब मंदिर सुन पर लीजिए। चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, सोमनाथ चलिए। मंदिर का जो होना था उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। नहीं, 91 आप वर्षित संभल पर हुआ रहिए है ना। और मुझे ये बताइए कि वहां तुर्क वर्सेस पठान के वर्चस्व की लड़ाई को वजह माना जा रहा है कि ये सारा द्वंद्व राकेश शुरू कहां से त्रिपाठी हुआ? को 5 बच्चों की और शहादत जिन पर कोई बच्चों की अफसोस मौत नहीं। हुई है उनको वो देखिए, गोलियां लगी हैं जो 5 राइफल बच्चों यूपी की पुलिस शहादत इस्तेमाल भी पर नहीं कोई करती है। दुख नहीं। आप उस पर जवाब दीजिए। अभी तो आप पर पट्टी बांधकर पुलिस चिल्ला रहे थे, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब बताइए, फैक्ट की लिस्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक एक करके फैक्ट बदल रहे हैं। देखिए, आग जलाने वाले हाथों को शहादत बता रहे हैं। सुनिए, शहादत शब्द का इन्वेस्टिगेशन अपमान तो मत करिए जब भाई। अभी मामला बोलने थोड़ा दीजिए, शांत होगा हाँ, तो 20 जुडिशियल सेकंड। इंक्वायरी के लिए हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे। ठीक है। तब मालूम चलेगा कि सच्चाई क्या है। अभी मत जाइए, अभी तो ये सब जो हो रहा होने दीजिए। जुडिशरी इंक्वायरी होगी इसकी, हम लोग सच्चाई इसको से बाकायदा भागते हैं सुप्रीम फजील कोर्ट तक अहमद, ले आप सच करके को सामने नहीं आने देना जुडिशरी चाहते। इंक्वायरी के लिए ऑर्डर सच से कराएंगे। तो भागते हैं। अब उसके बाद मालूम हो जाएगा। अब राकेश त्रिपाठी सबके बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर तो डिबेट खराब हो, फिर हम भी बोलेंगे आपके बीच में। आप उन्हीं के बीच में बोले थे फजील अहमद जी। नहीं, हम तो बोले ही नहीं उनके बीच में। हाँ, आप हमने तो ही बोले थे, उनको कुछ बोला था आपने। हमारे इंडिया गठबंधन की कि वो कैसे प्रियंका लग जी रहे है, हैं। हमने थोड़ा उनका अधिकार छीना है। सुनिए, वो मेरी बहन है, मैंने उनका अधिकार थोड़ा छीना। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की हमारे साथी हैं, नहीं, महिलाओं का तो अधिकार उनका तो मैंने छीनते हमें हैं तो ना। बीजेपी को मैं बुला ही नहीं। अधिकार रहता है, महिलाओं का अधिकार छीनते ही रहते हैं आप। नहीं, बहन है मेरी बहन। ठीक ऐसा है, मत 20 बोलिए सेकंड आप। बात पूरी करिए फजील अहमद जी। बहन का भी उसके अधिकार बाद में शैलेश तिवारी जी का अभी रुख चुप करूंगी। हो तब ठीक ना बात पूरी है, सब करें। पैनलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, चुप बोलिए, हो तब 20 ना। सेकंड फजील अहमद जी, फिर शैलेश तिवारी जी। 5 लाख रुपया आज तक जो है 5 बच्चों की शहादत पर बीजेपी ने आज तक कोई कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। उनकी मौत फिर नहीं शहादत है। शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बहराइच शहादत में शब्द को तुरंत आप 5 लाख रुपया दे दिया गया। अब देखिए, फजील अहमद 5 जी। लाख रुपया नहीं देंगे, नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं है। वो शहीद हुए आपने मस्जिद को शहादत बचाने की के बात लिए। कही, आपने शहादत की बात कही, 5 बच्चों की जान गई है। इस घटना के शहादत असल शहीद हुए जिम्मेदारों हैं। को सलाखों उनको के पीछे शहादत होना चाहिए का हर दर्जा हाल मिला में। है। शहादत दी वो थी। शहीद जिस हुए। घर के चिराग बुझे, जिनका नुकसान हुआ है, उनको मुकम्मल न्याय उसका मिलना पैसा चाहिए। लेकिन सरकार से आप मांगने का हक अपने रखते हैं ना हिसाब हम से लोग। किसी को शहादत कह दे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोली लगी है। पता चलना क्या कहें चाहिए हम? किसकी गोली लगी है, किसने मारा है, किस मंशा से मारा है। लोग की सरकार है, ये जालिमों की सरकार आपके है। अंदर ये उन मुसलमानों सैनिकों का को कोई चुन-चुन के सम्मान मार नहीं है जो देंगे। बॉर्डर पर खड़े होकर हमें आपको सुरक्षित कर रहे हैं। चुन के मारना चाहते हैं। अगर 5 बच्चे में ही इनका कलेजा ठंडा पड़ गया तो यही बहुत नहीं थी, तो पूरे मुसलमानों को मार देते। ये तो पूरे संभल के मुसलमानों को मार देंगे। फजील अहमद जी, आप एक तरफी बात मत करिए, एक तरफी बात मत करिए। मैंने आपसे सीधे तौर पर कहा कि जिनकी मौत हुई है उनमें से 2 बच्चों के शरीर से वो गोली निकली है जिस राइफल का इस्तेमाल यूपी अरे पुलिस आप नहीं कैसे करती तय है। करेंगे? ये तो पुलिस की थ्योरी है ना, ये तो पुलिस की तो थ्योरी क्या है। क्या फजील अहमद की थ्योरी पर देश चलेगा? अभी हम लोग फजील अहमद की इसको थ्योरी पर देश हाईकोर्ट के चलेगा? जज से आप पुलिस को जुडिशरी खारिज कर रहे हैं, इंक्वायरी सरकार को कराएंगे। खारिज कर रहे हैं, जुडिशरी जब को खारिज ये करते सुनिए ना, ये हैं। तो आप पुलिस राम की मंदिर का थ्योरी है। फैसला निभाया, आप तो हर किसी को कहा खारिज जुडिशरी करते को मान हैं। रहे हैं आप। अरे जुडिशरी तो को हम मान अभी रहे हो तो फिर सर्वे सोमनाथ होने मंदिर देते का ना। नाम लेंगे तो आप कहेंगे जुडिशरी को सोमनाथ मान रहे हो मंदिर तो चलेंगे। सर्वे होने देते। राम जुडिशरी को राम कहाँ मंदिर के मान रहे नीचे हैं आप? खुदाई में बुद्ध निकले कि नहीं ताक पर निकले? तो कोर्ट के आदेश पर सर्वे राम शुरू मंदिर की हुआ, खुदाई में उसके बुद्ध बाद निकले वहां कि पर नहीं इतना निकले? बड़ा बवाल हो गया। तो दे दीजिए बुद्ध को। मुझे बताइए, एक कोर्ट बुद्ध- ने बुद्ध आदेश स्तूप दिया, वहां भी सर्वे बना हुआ, दीजिए, ज्ञानवापी में भी अयोध्या सर्वे में हुआ, भी। लेकिन संभल में क्यों बवाल हो गया? वहां ज्ञानवापी में तो 5 लाख शांतिपूर्ण रुपया सर्वे जो हुआ मरे था। हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको परिवार को 5 लाख रुपया ये देंगे कि नहीं फजील देंगे? अहमद जी, फैक्ट्स पर बात हो तो अच्छा लगता है, विषय अरे पर भाई, तर्क हम गड़े आखिर जाए कोई मरा है तो ही बहस तो ये सार्थक नियम होती है है। कि कोई भी मरेगा तो उसको आप पैसा अपनी सरकार भावनाओं के का लिए बखान करने लग जाएंगे तो यहाँ और भी लोग हैं, और भी क्यों लोग नहीं हैं। अभी दे रहे? आचार्य शैलेश जी भी आप ही की तरह मन से और दिल से बोलने लग जाएंगे। शैलेश तिवारी जी, देखिए आस्थावान, कहीं भी अगर कानून कोई ऑर्डर देता है तो मुस्लिम समाज के लोग हुड़दंग शुरू कर देते हैं। सर्वे रिपोर्ट के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शांत रहिए फजील अहमद जी, आप शांत रहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब पटाखा बंद शांत रहिए आप, तब आपने हुड़दंग किया था। शांत रहिए आप। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला को अदालत ने वापस बहाल कर तब आपने हुड़दंग किया। फजील अहमद जी, इलाहाबाद के दूसरे बच्चों पैनलिस्ट को को बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो शैलेश तिवारी जी सुन रहे थे। बोलिए शैलेश जी। देखिए, मैं जाहिल लोगों के साथ डिबेट नहीं करता जो आप बीच बोलिए, में आपकी आवाज बोलता आ है। रही है। देखिए, मेरा मानना है कि जितने भी माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश आते हैं उसका हिंदू धर्म के लोग, सनातनी लोग उसे पालन करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग तुरंत उसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें न्यायालय पर विश्वास नहीं है, उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं है, उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है, उन्हें विश्वास है खुद के पत्थर पर। और यहां पर सुनने में आया है
कि पठान और तुर्क यानी तो एक ही मुस्लिम समाज में दो तरह के लोग आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई मस्जिद के लिए मैं लड़ रहा हूं, मस्जिद के लिए मैं लड़ रहा हूं, और लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया, पुलिस के ऊपर गोलीबाजी की, और इसी बीच में 4 या 5 लोगों की मृत्यु होती है। मेरा मानना है कि अगर कहीं भी कोई माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश आता है तो उसको शांति से, धैर्य से पालन करना चाहिए। माननीय न्यायालय आपको सलाह देगा और माननीय न्यायालय जो है वो आदेश करेगा कि यह सत्य है या असत्य है। 1529 में बाबर ने अपने लोगों को भेज करके हरिहर मंदिर को तोड़वाया। जैसे राम मंदिर को तोड़वाया गया था मीर बाकी के द्वारा, ठीक उसी प्रकार हरिहर मंदिर जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का निकल गई। जब राम मंदिर को तोड़वाया था तो बुद्ध की मूर्ति खुदाई में कैसे निकल गई? एक मिनट शांत रहिए फजील अहमद जी, आपको अलग से समय मिल जाएगा, पूछ रहे कि जब मिल जाएगा। एक बार जरा उस पर भी तो बात हो जाए कि जिस कारण सर्वे किया जा रहा है, जिस कारण सर्वे किया जा रहा है वो विवाद क्या है। अब वो विवाद क्या है, उसकी लड़ाई कोर्ट से चल रही है और सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इस पर भी तो चर्चा हो जाने दीजिए ना, आप अपना पक्ष रखिएगा, बोलने दीजिए। शैलेश जी 10 सेकंड खत्म करिए बात। फाजिल जी मैंने शुरुआत में बता दिया था आपका टॉकिंग पैटर्न, बोलिए। चेयरमैन ले लो, बन जाओ, आस्था बन, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, आस्था बन, फाजिल अहमद जैसे लोग या बहन का भी हक छीनना चाहते हैं, हिंदू समाज का भी हक छीनना चाहते हैं। इसलिए हिंदू समाज के मंदिर को तोड़ करके और वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया। हरिहर मंदिर जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक साथ जुड़ा हुआ मंदिर, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब भगवान शिव, उनका मंदिर। और सबको पता है कि संबल क्षेत्र में भगवान कल्कि जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, उनका वहां जन्म होने वाला है। वहां पर हरिहर मंदिर हजारों वर्ष से चलते आ रहा था, वहां पूजा पाठ और मुस्लिम समुदाय। ठीक है, इसे लेकर ये मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। सर्वे टीम जैसे ही वहां पहुंची और ये पूरा का पूरा बवाल हो गया। इस बवाल के पीछे अनुराग भदौरिया जी, ये कहा जा रहा है कि सपा विधायक के बेटे ने भड़काऊ बयान दिया, वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि भाई किसी भी हालत में इस मस्जिद को नहीं जाने देंगे। इससे जनता भड़की, वहां की भीड़ इकट्ठा हुई वहां पर। देखिए आस्था जी, अगर आस्था जी आपने देखा होगा, अगर इस तरह की घटना समाजवादी पार्टी के सरकार में हुई होती, श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर होते, तो सब चिल्ला यही रहे होते सरकार की जिम्मेदारी, और टीवी पे अखिलेश यादव जी की फोटो संभल चल रहा होता हो रही होती और इस्तीफा की मांग हो रही होती। लेकिन आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बात हुई है, तो जवाबदेही कौन है? विपक्ष, मतलब सत्ता पक्ष का कोई जवाबदेही नहीं है। ये पहला विपक्ष से जवाब नहीं मांगा जा रहा है, विपक्ष से जवाब नहीं मांगा जा रहा है। आपके विधायक के बेटे ने भड़काऊ बयान दिया, आपकी पार्टी के सांसद उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, ये आरोप है, उस पर जवाब मांगा जा रहा है। आस्था जी रुकिए ना, रुकिए जा, नहीं आस्था जी टीवी चैनल कोई भी उठा के देख लीजिए, जवाब विपक्ष से मांगा जा रहा है। आप बताइए वहां दंगा कैसे हो गया, आप बताइए वहां पत्थर कैसे आ गए, आप बताइए भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई, आप बताइए गोली कैसे चल गई, आप बताइए लोग कैसे वहां 4 लोग बच्चों की मौत हो गई। अरे सब हम ही बताएंगे, सरकार की जिम्मेदारी। हम पूछ रहे हैं आपसे कि वहां भीड़ कैसे इकट्ठी होगी, पत्थर कैसे आ गए, वहां पे बच्चों की मौत कैसे हो गई, गोली कैसे चल गई, कौन है 315 वाली बोर की गोली बंदूक लेके आ गया और गोली चला के चला गया और सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ, क्यों नहीं कैद हुआ, क्यों कैद होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। ये तो हम मांग रहे हैं कि भाई ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पत्थरबाज कैसे पहुंच गए, कैसे नकाबपोश वाले आ गए, और एसपी साहब कह रहे 10-12 किलोमीटर की दूर से के रेंज के लोग हैं, 10-12 किलोमीटर की दूर के लोग वहां कैसे आ गए, तो सवाल हम पूछ रहे हैं। और 2 मिनट है मेरे पास, इस पर जवाब दे लेंगे राकेश जी। तो उल्टी गंगा बह रही है। राकेश जी अब भदौरिया जी थोड़ा रुक जाए तब तो जवाब दे दे। देखिए भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों पूछा जा रहा है। नहीं पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल सवाल भाजपा से पूछिए, लेकिन सवाल पूछने के लिए समाजवादी पार्टी क्लीन हैंडेड तो आवे। समाजवादी पार्टी दंगाइयों के पक्ष में खड़ी हो जा रही है। समाजवादी पार्टी एक बार भी ये नहीं मान रही है कि जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये इस पक्ष में नहीं बात कर रहे, ये आज पुलिस की गलती है, डीएम की गलती है, एसपी की गलती है, सूचना तंत्र फेल के हो गया, एलआईयू फेल के हो गया, ये सवाल चला गया। अरे बता रहा हूं ना,
रहमान बरकत बयान के कारण आ गए, ये तुर्क और पठान के विवाद के कारण आ गए, आपके वर्चस्व की लड़ाई के कारण आ गए। और रामगोपाल यादव इन सब मामलों में सबसे बड़ा गुनाह तो रामगोपाल यादव का है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में ऐसे फैसले होंगे तो लोग पत्थर लेकर सड़क पर आएंगे। रामगोपाल यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है रामगोपाल यादव, और वो कह रहे हैं कि लोग पत्थर लेकर सड़कों पर आएंगे। कराने को समाजवादी पार्टी जस्टिफाई कराने का काम कर रही है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पुलिस दो तरह के हथियार रखती है। यही माता प्रसाद पांडे पुलिस की सुरक्षा के बीच में रहते हैं, पुलिस के गनर के बिना एक कदम चल नहीं सकते हैं, और पुलिस की सुरक्षा के बीच में रह करके पुलिस पर आरोप लगा रहे। माता प्रसाद पांडे का बयान गैर जिम्मेदाराना है, रामगोपाल यादव का बयान भड़काने वाला है। समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद ने यह दंगा कराने की साजिश रची है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने ये पूरे मसले को आज भड़काने के बाद सपा के विधायक और सांसद की आपसी वर्चस्व की जंग के कारण आज वहां लोगों की जान गई। देखिए गजब है ना आस्था जी, आपने देख लिया क्या सरकार क्या, देखिए प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। सर देख लिया आपने, देख लिया कि समाजवादी पार्टी के लोग दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं। देख लिया आपने क्या समाजवादी पार्टी के लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं। विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ गई है, विपक्ष जिम्मेदार। यहाँ पे यहाँ बहराइच में दंगा हुआ, विपक्ष जिम्मेदार। आरोप लगा रही है कि हमें रोककर वहां क्या छुपाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संभल मामले में जो पुलिस की एफआईआर सामने आई है, उस एफआईआर कॉपी से कई अलग तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जो हिंसा हुई उसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई का एंगल भी संभव है। यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए इस घटना को जिम्मेदार बताया है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक एसपी विधायक का बेटा जुमे के दिन भड़काऊ बयानबाजी में शामिल था और इसके बाद ही पुलिस के साथ झड़प हुई है। पथराव और हथियार लूटने तक की भी कोशिश हुई है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, राजनीति भी पूरी तरह से चल रही है। अब देखते हैं सच कब तक सामने आता है और दोषियों को न्याय मिलता है कब तक। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।